हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट टॉपिक के बारे में। आज हम इसमें पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। किसी भी लेमैन से, किसी भी पर्सन से अगर हम इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पूछें या इन्वेस्टमेंट की उससे बात करें तो उसके माइंड में यही आएगा कि इन्वेस्टमेंट कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें हम अपना पैसा लगाते हैं ताकि हम उससे कुछ इनकम अर्न कर सकें, हमें उससे कुछ इनकम जनरेट हो सके। उस हर एक एक्टिविटी को हम इन्वेस्टमेंट में काउंट कर सकते हैं। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी शेयर्स में हम पैसा लगा रहे हैं या किसी कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं या हम किसी बिल्डिंग के लिए पैसा लगा रहे हैं या ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। इन सबको हम इन्वेस्टमेंट में काउंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर केन्स ने इन्वेस्टमेंट को दो तरह से बताया है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। उनके अकॉर्डिंगली अगर एक पर्सन अपने पैसे को किसी पुरानी कंपनी के शेयर्स में लगाता है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या किसी एक ओल्ड कंपनी को ख़रीद लेता है, तो उसे हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम एक नई कंपनी सेटअप करते हैं या एक नई कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं या एक नई मशीन ख़रीदते हैं, एक नई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो उसे रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उन्होंने इसे फाइनेंशियल और इसे रियल इसलिए बोला, उनका मानना था कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जस्ट हमने पैसा, अपने फंड्स जो हैं वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं एक एक्टिविटी में और उससे सिर्फ हमें इनकम जनरेट होगी। उससे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, उससे कंट्री में आउटपुट नहीं बढ़ा और उससे कंट्री में इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हुई। लेकिन जो रियल इन्वेस्टमेंट होगा, इसका मतलब है कि हमने एक नया बिज़नेस सेटअप किया है, हमने नई मशीनरी ख़रीदी है, इससे देश में आउटपुट इंक्रीज़ होगा, इससे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और देश में इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट को, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को वो रियल मानते थे और इस इन्वेस्टमेंट को वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मानते थे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हम इस तरह से दे सकते हैं, addition made to the stock of capital which results in more employment and income। यानी कि जिस एक्टिविटी से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़े और देश में इनकम बढ़े और ऐसा कैपिटल में जो हमने स्टॉक ऐड किया है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स, न्यू कंस्ट्रक्शन एंड द चेंज इन इन्वेंट्रीज। यानी कि अगर हमने अपने फंड्स किसी ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स को ख़रीदने में लगाए हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होने वाला है, या हमने कोई नया कंस्ट्रक्शन किया है, कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, या हमारे स्टॉक में इंक्रीज़ हो गया है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो ये था इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला कैटेगरी है इंड्यूस्ड एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो इनकम के बेसिस पर किया जाता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम से गवर्न होता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम से इंड्यूस होकर, इनकम से मोटिवेट होकर किया जाए उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि जो इनकम पे डिपेंड करता है, मींस मोर प्रॉफिट, या हम इसे इनकम भी ले सकते हैं, मोर प्रॉफिट मोर इन्वेस्टमेंट, लेस प्रॉफिट लेस इन्वेस्टमेंट। यानी कि ज़्यादा कमाई करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और अगर हमें लगे कि प्रॉफिट कम है तो हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को हम ऐसे ग्राफ में दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने y एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट लिया है, x एक्सिस पर इनकम लिया है। क्योंकि यहाँ पर इनकम और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए इस कर्व को अपवर्ड स्लोपिंग बनाया गया है। इसको मैंने नेगेटिव पोर्शन से बनाया है। ऐसा इसलिए है कि इनकम जब बहुत लो लेवल पर होती है तो ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में भी जा सकती है।
लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाएंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और ऐसा इन्वेस्टमेंट नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर करता है। सेकंड कैटेगरी है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जो इनकम पर डिपेंड ना करे, जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, उसे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ऐसा इन्वेस्टमेंट नॉर्मली गवर्नमेंट करती है, क्योंकि कंट्री में एक स्टेबल लेवल बनाए रखने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी होता है और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट करती है वो इनकम के लिए नहीं करती है, वो कंट्री के एक बेसिक डेवलपमेंट लेवल को बनाए रखने के लिए करती है। तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। सो इसलिए इसको मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट है, एक्स एक्सिस पर इनकम है। ऐसे इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए मैंने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के कर्व को हॉरिजॉन्टल बनाया है। यानी कि अगर इनकम ज़ीरो है तब भी हमें ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अगर इनकम बढ़ भी जाती है तो भी हमें ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट कैटेगरी, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। सेकंड कैटेगरी है प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? वो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर करता है, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्ट करता है उसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज रिटर्न देता है। तो बिजनेस में पैसा लगा के जितना परसेंट हमें रिटर्न मिलता है उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कह सकते हैं। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जैसे कि अगर हम कोई पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ इंटरेस्ट लेना या देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट एक परसेंटेज से डिसाइड होता है जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके फिर डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते हैं, एक पर्सन के पास अगर 1 लाख रुपीज़ हैं और वो अपने 1 लाख रुपीज़ को या तो वो बिज़नेस में लगा सकता है या वो किसी को उधार दे सकता है। अगर वो बिज़नेस में लगाता है तो जो रिटर्न उसे मिलेगा उसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, और अगर वो अपना पैसा किसी को उधार दे देता है तो उसे वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो ये कंपेयर करेगा कि बिजनेस से मिलने वाला रिटर्न और उधार देकर मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों में से कौन सा टर्म जो है वो ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाने पर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और उधार देकर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम है, तो ऐसे में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे। यहाँ हम जितनी बार इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो दैट मीन्स बिजनेस में पैसा लगाने की बात हो रही है। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, इट मीन्स बिजनेस में पैसा लगाने से कम रिटर्न मिलेगा और उधार देकर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसे में हमें बिजनेस में पैसा लगाना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। और अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है तो ये सिचुएशन न्यूट्रल होगी, इन्वेस्टमेंट किया जा भी सकता है और नहीं भी। अब इसी पार्ट में आगे है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? वो कंट्री के सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, बिकॉज एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, डिफेंस सर्विसेज देना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है उसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये था सेकेंड कैटेगरी। अब है थर्ड कैटेगरी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन टाइम। अगर हम एक ईयर में
जो भी अपने कैपिटल गुड्स पर जितना भी पैसा लगाते हैं, कैपिटल गुड्स मीन्स बिजनेस में लगाई जाने वाली कोई भी मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में कैपिटल गुड्स में हमने जितना भी पैसा खर्च किया उस सब को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे इस फॉर्मूले से भी डिफाइन किया जा सकता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ये दो तरह का है, नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। दोनों पर जितना पैसा हमारा लगता है उसको अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डेप्रिसिएशन के इक्वल होता है। जब भी हम एक बिजनेस में मशीनरी में पैसा लगाते हैं तो वो मशीनरी कुछ टाइम के बाद डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कुछ डाउन आ जाती है। तो जितना उसकी वैल्यू में फॉल आता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और उस डेप्रिशिएटेड एसेट को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि उसे पूरा करने के लिए हम उस पर फिर से पैसा खर्चते हैं। तो जितना डेप्रिसिएशन है, जब हम उतना ही पैसा उसमें और लगा देते हैं तो उसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बिजनेस में कैपिटल के स्टॉक में जो नेट इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ सकता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, नेट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल के स्टॉक में होने वाली नेट इंक्रीज को हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट को ऐसे निकाला जा सकता है, अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो नेट इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्लान्ड और वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान्ड और इनवॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिस इन्वेस्टमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर पहले से ही प्लान करके रखता है, यानी कि जिस इन्वेस्टमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर विलिंग होता है, वो खुद से करना चाहता है वो इन्वेस्टमेंट, और उसने उसके लिए ऑलरेडी एक प्लान बना रखा है, और उसमें उस प्लान के अकॉर्डिंग जब वो पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे हम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। सपोज अगर एंटरप्रेन्योर ने प्रोडक्शन करवाया है और बहुत सारा सामान बन गया है, बहुत सारा आउटपुट तैयार हो गया है, स्टॉक बन गया है, लेकिन बाय चांस मार्केट में लॉकडाउन हो जाता है या किसी वजह से डिमांड फॉल कर जाती है, मार्केट में डिमांड बहुत डाउन हो गई है, तो वो स्टॉक पड़े रह जाएगा और वो माल बिकेगा नहीं। तो वो इन्वेस्टमेंट अनचाहा होगा, यानी कि वो ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जिसके बारे में एंटरप्रेन्योर ने सोचा नहीं था और जिसके बारे में उसने प्लान नहीं किया था, तो ना चाहते हुए भी उसे वो अपने पास स्टॉक करके अब रखना पड़ेगा। इसे हम अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक्चुअली इसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे डिसाइड होता है कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या नहीं। तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस। जब भी मार्केट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है या मार्केट में कोई नई इन्वेंशंस हुई हैं, कोई नया इनोवेशन हुआ है, और अगर मार्केट में ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिजनेसमैन को उस नई टेक्नोलॉजी में, उस नए इनोवेशंस में पैसा लगाना पड़ेगा और उसे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करना होगा, तभी वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। सेकेंड फैक्टर है डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। अगर कंट्री में कोई नए नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर हो गए हैं और वो नेचुरल रिसोर्सेज से आपको बिजनेस के नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, तो आपको उनमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा
ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। थर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर भी डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल है, इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल है, तो इन्वेस्टर्स खुश होंगे और वो विलिंगली इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हम ऐसे बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की मॉनिटरी पॉलिसी अगर चीप है, मॉनिटरी पॉलिसी चीप होने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स कम कर देती है तो इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए बैंक से लोन लेना इजी हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है, अगर लोन्स महंगे हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में एंटरप्रेन्योर लोन नहीं लेंगे और वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है फॉरेन ट्रेड। एक कंट्री में फॉरेन ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ कैसी हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या कम होगा। अगर फॉरेन ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, अगर एक कंट्री में फॉरेन ट्रेड बढ़ने के चांसेस हैं, तो ऐसे में उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने या घटने पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। अगर एक कंट्री में पॉलिटिकल लेवल पर स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल लेवल जो है, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस के लिए फेवरेबल है, तो ऐसे में उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसी कंट्री में बहुत ही सर्टेन होके, बहुत ही श्योरिटीज़ के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में हम प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं। अगर एक बिजनेसमैन को ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है और प्रॉफिट्स के चांसेस हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ भी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है। एक कंट्री में पॉपुलेशन अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो इट मीन्स वहाँ पर डिमांड के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिमांड इंक्रीज होगी, और जितना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होगी बिजनेसमैन को उतना फ़ायदा होगा और वो उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पर भी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर गुड्स का प्राइस लेवल मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो बिजनेसमैन के लिए एक अच्छा सिचुएशन होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उनके लिए, क्योंकि उनका सामान अब पहले से ज़्यादा कीमत पर बिकेगा तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो उस केस में बिजनेसमैन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब है कि जब एक कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती है, विलेजेस बढ़ते हैं, शहरों का दायरा बढ़ जाता है, टेरिटरी बढ़ती है, तो ऐसे में मार्केट्स के साइज बढ़ जाते हैं। जब मार्केट बड़ी हो जाती है तो सामान बेचने की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि फाइनेंस अवेलेबल हो। अगर एक कंट्री में फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं है, बैंक लोन्स ही प्रोवाइड नहीं करते, तो ऐसे में बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर फाइनेंस इजी टर्म्स पर अवेलेबल है तो वो बिजनेसमैन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और वो इजीली लोन लेके अपने बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस इन द लेबर मार्केट। एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए स्किल्ड और प्रोफेशनल लेबर भी चाहिए, ट्रेंड लेबर भी चाहिए। अगर मार्केट में ट्रेंड लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, तो ऐसे में आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपका स्टाफ अगर अच्छा है तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये था इन्वेस्टमेंट का पूरा टॉपिक, एंड थैंक यू वेरी मच।